प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं जगत मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, और किंगडम मोनेरा के अंदर हमको एक बहुत ही फेमस चीज को पढ़ना है जो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर को कवर करेंगे, और हम बैक्टीरिया के टाइप्स को कवर करेंगे, यानी कि जीवाणु के प्रकार को भी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो बात आती है कि बेटा जगत मोनेरा में हमको पढ़ना क्या है। तो जगत मोनेरा में आज की इस क्लास में हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, यानी कि हम बात करेंगे जगत मोनेरा के परिचय के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो जगत मोनेरा जो शब्द है, जगत मोनेरा जो शब्द है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि जो किंगडम मोनेरा है वो बनाया क्यों गया, किंगडम मोनेरा पैदा कहां से हुआ, इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाम सुना होगा आर.एच. व्हिटेकर का, जिनके बारे में मैंने पिछले क्लासों में पढ़ा दिया है। तो आर.एच. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इस दुनिया में उपस्थित समस्त जीवों को, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं सभी को उन्होंने क्या किया, 5 अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसको हम नाम देंगे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। बात समझ में आई, किसने दिया था? तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं ताकि आगे की पॉइंट को अच्छे से समझ सके। तो आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है, हिंदी लिखे क्या इंग्लिश लिखे, दोनों एक ही मतलब है। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या दिया था, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी थी, ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दी थी। इस वर्गीकरण पद्धति में आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या किया था, दुनिया में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो आंखों से दिखाई दे या वो आंखों से ना दिखाई दे, उन सभी को 5 भागों में बांट दिया, जिसमें पहला आता है जगत मोनेरा, जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनेरा। दूसरा आता है जगत प्रोटिस्टा, तीसरा आता है जगत कवक, उसके बाद आता है जगत पादप, उसके बाद आता है जगत जंतु, ठीक है। तो इस प्रकार से आर.एच. व्हिटेकर साहब ने क्या किया था, दुनिया में पाए जाने वाले सभी जंतुओं को 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? तो जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक और जगत जंतु में बांटा था। तो आज जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे, हमने आपको पहले बता दिया कि आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे जगत मोनेरा यानी कि किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा ये है हमारा, और इसी किंगडम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो किंगडम मोनेरा में हम जानेंगे कि किंगडम मोनेरा में रखा क्या गया है। तो किंगडम मोनेरा का जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया, ठीक है। किंगडम मोनेरा में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें आज की इस क्लास को यहीं से। देखिए, अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, यहां पर इंग्लिश में लिख दूं किंगडम मोनेरा। पहली पॉइंट किंगडम मोनेरा में ये हो जाएगी, तो किंगडम मोनेरा में हम सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव को रखेंगे। किंगडम मोनेरा में कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता। अब बात ये आती है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं जगत मोनेरा में रखे गए हैं, उन जीवों का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, चाहे आरएनए हो जाए चाहे डीएनए हो जाए, उनको हम उनके कोशिका द्रव्य से अलग क्यों नहीं कर सकते? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। 2 पॉइंट समझ में आया कि हम जगत मोनेरा में पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में।
दूसरी बात ये कि आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य से अलग नहीं किए जा सकते किसी भी कीमत पर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब बात ये आती है कि इनके अंदर केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये पूर्व केंद्रीय अथवा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो जगत मोनेरा में रखे गए होते हैं। तो अगली पॉइंट ये आ जाती है इनमें कि जो मोनेरा में रखे गए हैं इनमें जो कोशिका होती है, मोनेरा में जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। किसमें भैया? किंगडम मोनेरा में क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो ऐसे समझिएगा, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, देखो ये हमारी एक यूकैरियोटिक कोशिका हो गई और ये हमारी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। दोनों में अंतर देखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, आपके केंद्रक तो इसमें पाया नहीं जाता, कोशिका द्रव्य में ही ये बिखरे हुए होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, कोशिका द्रव्य में ये बिखरे हुए होते हैं। और अगर वहीं पर बेटा हम बात करते हैं जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका होता है तो इसमें जो केंद्रक होता है वो पाया जाता है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। और जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए आरएनए वो केंद्रक के अंदर ही उपस्थित होता है। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं अपने शरीर की, आपके शरीर की बात करते हैं, मनुष्यों की बात करते हैं, तो हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। और हमारे अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक के अंदर ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस वजह से इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य में ही फैला रहता है। बात स्पष्ट हो गई। अब ये बात आती है कि जो जगत मोनेरा है, किंगडम मोनेरा है, इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना किसने की? तो अगर हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के स्थापना के बारे में तो अर्नेस्ट हेकल नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं। कौन? अर्नेस्ट हेकल। लिख दूं मैं यहां पर, अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने जगत मोनेरा की स्थापना की। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया था, जगत मोनेरा की स्थापना की थी। और उन्होंने ही क्या किया था, जितने प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनको उठा करके जगत मोनेरा में रख दिया। इतनी बात समझ में आई बेटा? चलो अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे जगत मोनेरा के क्लासिफिकेशन की, यानी कि जगत मोनेरा के वर्गीकरण की बात करते हैं कि जगत मोनेरा का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा है। चलो फ्रांस से आप इसको नोट करो, फिर उसके बाद मैं चलता हूं आगे की ओर। देखो, अगर हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, वर्गीकरण यानी कि हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, बात समझ में आई? तो अगर हम बांटेंगे जगत मोनेरा का वर्गीकरण करते हैं, ऐसे लिखूं मैं, जगत मोनेरा क्लासिफाई कर दूं इसको। जगत मोनेरा को वैज्ञानिकों ने क्या किया है, दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से दो भाग? तो पहला आ जाएगा यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और दूसरा जो होता है वो होता है आर्की बैक्टीरिया। तो बेसिकली इस जगत मोनेरा में हमको पढ़ना क्या है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। और एक एक्स्ट्रा जो आता है आपका साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम बारी बारी से इन सभी को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया के अंदर
यू बैक्टीरिया के अंदर क्या आता है? तो यू बैक्टीरिया के अंदर बच्चों रखा गया है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया यानी कि सत्य जीवाणु को इसमें रखा गया है। और इसी में क्या रखा गया है? इसी में रखा गया है बीजीए यानी कि जिसको हम कहते हैं साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं नीली हरी शैवाल। ठीक है, किसमें? यू बैक्टीरिया। जगत मोनेरा के यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया पढ़ना है, साइनो बैक्टीरिया पढ़ना है और एक पढ़ना है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसको जगत मोनेरा का जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को जगत मोनेरा का जोकर कहा जाता है, बात याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया में, तो आर्की बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा वर्गीकरण नहीं हुआ है। आर्की बैक्टीरिया में केवल हमको आर्की बैक्टीरिया, एक ही बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे कि यू बैक्टीरिया में हमको ट्रू बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है और बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है। इतनी बात समझ में आई? चलो फटाक से आप इसको नोट करो, फिर इसके बाद मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूं। बात आती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं जीवाणु। तो जीवाणु है क्या? देखो भाई, जो जीवाणु होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप हमारे जैसे दो दो चश्मा लगा करके भी नहीं देख सकते। उनको देखने का केवल एक ही उपाय है, वो है सूक्ष्मदर्शी। क्या है? सूक्ष्मदर्शी। आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बैक्टीरिया को देख सकते हैं। देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे हाथ में भी है, ठीक है, जिस फोन से ये रिकॉर्डिंग हो रहा है उसके ऊपर भी है, हमारे सिर पर भी है, हमारे मुख में भी है, इस मार्कर भी है। यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वो दुनिया के सभी जगहों में पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो सर्वव्यापी होता है। ठीक है, क्या होता है? सर्वव्यापी होता है। बात समझ में आया? अब अगर हम बात करें, कोई पूछता है कि भाई बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का परिभाषा बताइए, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, आप परिभाषा बताएंगे कि जीवाणु सूक्ष्मजीव है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे भैया कि जीवाणु क्या होता है? जीवाणु सूक्ष्मजीव है, सूक्ष्मजीव है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। परिभाषा समझ में आया भैया? जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव है जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अगर आप इसी में पॉइंट को बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। आप लिख दीजिए कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर और पॉइंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं जीवाणु में डीएनए नामक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। बात समझ में आई भैया? जीवाणु की परिभाषा हो गई कि जीवाणु क्या होता है? सूक्ष्म जीव है जिसे केवल और केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। आप भले ही हमारे जैसे 4-5 चश्मा लगा ले फिर भी नहीं देख पाएंगे। साफ बात। अब हमने क्या कहा कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जीवाणु में डीएनए नामक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। यानी कि जीवाणु के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। समझ में आया? चलो आगे की ओर चलते हैं। अब बात ये आती है कि जिस विज्ञान की जिस शाखा में हम जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे विज्ञान की हम एक शाखा होती है बायोलॉजी, जहां पर हम जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विज्ञान की एक शाखा होती है जंतु विज्ञान, जहां पर हम केवल और केवल जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। विज्ञान की एक शाखा होती है वनस्पति विज्ञान, जहां पर हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से विज्ञान की एक शाखा होती है
जहां पर हम जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं जीवाणु की अध्ययन की शाखा को, ठीक है, जीवाणु की अध्ययन शाखा को क्या करते हैं, तो लिखो भैया जीवाणु अध्ययन शाखा को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आई। चलो फटाक से आप इतना नोट कर लो। फिर उसके बाद में आपको एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजेदार पॉइंट बताने वाला हूं, तो फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये बात आती है जीवाणु के खोज की। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज की बात करते हैं, तो जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या नाम है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। अब ये बात आती है कि इन्होंने जीवाणु की खोज कहां की थी। तो इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उन्होंने क्या किया, हमारे जो दांतों के मैल होते हैं, दांतों के मैल, लार, ठीक है, इनसे क्या किया, इनको बाहर निकाला और उसी दांतों के मैल में इन्होंने सबसे पहले जीवाणु को देखा था। और क्या नाम दिया, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु के लिए जो शब्द का उपयोग किया था वो था एनिमलिक्यूल्स। क्या था, एनिमलिक्यूल्स। क्या था, एनिमलिक्यूल्स नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था, एनिमलिक्यूल्स नाम दिया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु को। समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं जीवाणु विज्ञान के जनक, यानी कि हम बात करते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक की बात करते हैं, तो जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं। कौन है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। अब अगर हम बात करते हैं कि शब्द जीवाणु किसने दिया था, शब्द जीवाणु की बात करते हैं, टर्म बैक्टीरिया की बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं जो लीवेनहॉक थे उन्होंने तो जीवाणु को एनिमलिक्यूल्स दिया, एनिमलिक्यूल्स का, लेकिन एनिमलिक्यूल्स नाम को हटा करके जीवाणु शब्द का उपयोग किसने किया, तो जीवाणु शब्द का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक है एरनबर्ग। ठीक है, क्या नाम है, एरनबर्ग। ठीक है, एरनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1829 ईस्वी में क्या किया था, सबसे पहले जीवाणु शब्द का उपयोग किया था, जीवाणु शब्द को अपने मुख से लिया था। अब अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी की बात करते हैं, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक की बात करते हैं, तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वह है रॉबर्ट कोच। कौन है, रॉबर्ट कोच। अब ऐसे ही रॉबर्ट कोच को उठा करके आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक नहीं कहा गया है। इन्होंने क्या किया था, दो जीवाणुओं की खोज की थी। इसकी दो जीवाणुओं की खोज की थी, उसका नाम है एंथ्रेक्स और दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस। एंथ्रेक्स और ट्यूबरकुलोसिस नामक दो जीवाणुओं की खोज की थी, दो बैक्टीरिया की खोज की थी। देखो ट्यूबरकुलोसिस जो क्षय रोग यानी कि इंसानों में टीबी रोग को उत्पन्न करता है उसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। इतनी बात समझ में आई। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो आगे हम बात करते हैं
जनरल कैरेक्टर, यानी कि हम बात करेंगे जीवाणु का सामान्य लक्षण कैसा होता है, वो कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि जीवाणु फलाने तरीके का होते हैं, फलाना उसमें संरचना पाया जाता है, वो फलाना जगह पर रहता है, कैसे हम बता सकते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं जीवाणु के सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, तो हमने अभी आपको क्लास शुरू करने से पहले बताया कि जो जीवाणु होते हैं वो दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे ये हमारा हाथ हो, चाहे ये हमारा सिर हो, चाहे ये हमारा मुख हो, चाहे जिस कैमरे से ये रिकॉर्ड हो रहा है वो कैमरा हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे ये बोर्ड हो, सभी जगहों पर जीवाणु पाए जाते हैं। दुनिया के हर कोने में जीवाणु पाया जाता है, हर कण में जीवाणु पाया जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जीवाणु होता है वो कैसा होता है, सर्वव्यापी होता है। ठीक है, कैसा होता है, सर्वव्यापी होता है। जीवाणु उन जगहों पर भी पाया जाता है जहां पर जीवन संभव नहीं होता। अगर हम आपको कहें कि 80 डिग्री तापमान पर गर्म पानी आपके ऊपर डाल दिया जाए तो क्या महसूस करेंगे आप, क्या महसूस करेंगे। ठीक है, तो 80 डिग्री तापमान पर भी जो जीवाणु होता है वो जिंदा रहता है। अगर आपको बर्फ की सिल्ली पर 2 घंटे के लिए लिटा दिया जाए तो आप क्या करेंगे। लेकिन जो जीवाणु होता है वो बर्फ में भी पाया जाता है। समझ में आया। चलो अगर हम बात करते हैं जीवाणु के सामान्य लक्षण की, इसकी सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो जीवाणु क्या होता है, ये सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। अर्थात ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं, सभी जगहों पर पाए जाते, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। अगली पॉइंट बात ये आती है कि जीवाणु उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां पर जीवन संभव नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं जीवाणु बर्फ कामा झरने के गर्म जल या गर्म जल के झरने में 80 डिग्री तापक्रम, 80 डिग्री तापक्रम तक पाए जाते हैं, 80 डिग्री तापक्रम तक पाए जाते हैं। अगली पॉइंट बात करते हैं, ये तो जीवाणु का ये हैबिटाट है। अगली पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो जीवाणु की कोशिका होती है, जीवाणु का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना होता है, कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं अगली पॉइंट में, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी जरूर होती है, लेकिन इसमें एक विशेषता ये भी होती है कि इसमें जो शर्करा होता है, शुगर होता है, उसके 2 व्युत्पन्न पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, इसमें शर्करा के 2 व्युत्पन्न पाए जाते हैं। शर्करा के 2 व्युत्पन्न कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पहला हो जाएगा एसिटिल ग्लूकोसामेन। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, एसिटिल ग्लूकोसामीन। दूसरा एसिटिल म्यूरेमिक। ठीक है, एसिटिल म्यूरेमिक, एसिटिल ग्लूकोसामीन, एसिटिल म्यूरेमिक नाम के 2 शर्करा के व्युत्पन्न पाए जाते हैं जीवाणु के कोशिका भित्ति पर। बात समझ में आई। आगे अगर हम बात करते हैं, अगली पॉइंट में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगली पॉइंट में अगर हम बात करते हैं जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ की बात करते हैं, जैसा कि अभी शुरू में बताया कि जो जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, लेकिन ये हमने नहीं बताया कि किस प्रकार का डीएनए होता है।
तो अगर हम बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। अगर हम बात करते हैं जीवाणु में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, वो होता है एक वलय डीएनए, ठीक है, एक वलयाकार या एक वलयाकार या एक वलयाकार डीएनए, यानी कि हम कहें तो ये होता है सिंगल रिंग डीएनए। जीवाणु के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल रिंग डीएनए होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है, और ये डीएनए पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन जीवाणु के डीएनए में नहीं पाया जाता। बात समझ में आया बेटा? चलो आगे हम बात करते हैं। अब इसका जो कोशिका होता है जीवाणु का, इस जीवाणु की कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पाई जाती। अगर हम बात करते हैं उन चीजों की तो वो चीजें ये हो जाएंगी कि इसमें न्यूक्लियाइड, पहले से देखो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता तो इसके स्थान में पाया जाता है क्या, आनुवांशिक पदार्थ। जीवाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है सिंगल रिंग डीएनए, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। तब क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन की जगह पर क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है जीनोफोर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाइड पोकोसोम, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, सॉरी पाया नहीं जाता, इसे कहते हैं, ठीक है, इसे न्यूक्लियाइड प्रोक्रोमोसोम कहते हैं, न्यूक्लियाइड प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। बात समझ में आई? आगे देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनका शरीर जो होता है, जीवाणुओं का जो जीव द्रव्य कला होता है वो जगह जगह पर अंदर की ओर मुड़ा होता है। जैसे सपोर्टेड अगर हम बात करते हैं, ये एक जीवाणु है और इसके अंदर ये जीव द्रव्य कला है, ये जीव द्रव्य कला जो होता है वो अंदर की ओर थोड़ा थोड़ा मुड़ा होता है, ठीक है। ये जीव द्रव्य कला क्या होता है, अंदर की ओर थोड़ा थोड़ा मुड़ा होता है। अब ये जीव द्रव्य कला जो अंदर की ओर थोड़ा थोड़ा मुड़ा होता है तो इसको हम कहते हैं मेसोसोम। अंदर की ओर मुड़ करके ये क्या करता है, मेसोसोम का निर्माण करता है, और इस मेसोसोम पर श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है, और जो श्वसन क्रिया में भाग लेता है। अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जीवाणु जो होता है उसमें गमन कैसे होता है, तो भाई जीवाणु के अंदर एक पूंछ पाया जाता है जिसको हम फ्लैजेला या कसाविका का नाम देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कसाव कहो या कसाविका कहो, या अंग्रेजी में इसको फ्लैजेला कहो। फ्लैजेला पाया जाता है, इस फ्लैजेला की सहायता से जीवाणु क्या करता है, गमन करता है, आगे की ओर बढ़ता है। बात आती है कि जीवाणु में जनन कैसा होता है, तो भाई जीवाणु में जनन जो होता है वो द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जनरल कैरेक्टर हमने पढ़ लिया जीवाणु का। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु के प्रकार के बारे में, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं हम जीवाणु के प्रकार के बारे में, ठीक है। क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 2-3 क्लास होगा, जीवाणु खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे जगत प्रोटिस्टा। देखो अगर हम बात करते हैं जीवाणु के प्रकार की, तो देखो भाई जीवाणुओं का जो प्रकार होता है वो तो कई प्रकार का होता है, लेकिन उनको मुख्य रूप से 2 चीजों को आधार मान करके बांटा गया है। पहला जो जीवाणुओं के प्रकार में आधार माना गया है वो है गतिशीलता। यानी कि हम बात करते हैं मूवमेंट। मूवमेंट को आधार मान करके क्या हुआ है, जीवाणुओं को कई भागों में बांटा गया है। देखो जीवाणु जो होते हैं गतिशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है जल जीवाणु और दूसरा होता है अचल जीवाणु। जल जीवाणु यानी कि एक जीवाणु हो गया, ठीक है, ये एक जीवाणु हो गया, सपोज मान लो ये एक जीवाणु हो गया और इसके में चलने के लिए क्या होता है, फ्लैजेला यानी कि पूंछ पाया जाता है। और एक जीवाणु हो गया जिसके अंदर चलने के लिए कुछ भी नहीं पाया जाता, ठीक है, फ्लैजेला नहीं पाया जाता, तो ये क्या हो जाएगा, अचल हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे की बात करते हैं। देखो इतना तो समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं जो जीवाणु होते हैं वो अकसाभी होते हैं। गतिशीलता के आधार पर जीवाणु को हम कहें तो वो होते हैं अकसाभी। अकसाभी अकसाभी यानी कि एट्राइकस। एट्राइकस यानी कि ऐसे जीवाणु जिसमें कसाभिका यानी कि फ्लैजेला नहीं पाई जाए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल आ जाएगा पास्चुरेला, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, पास्चुरेला एग्जाम्पल लिख देते हैं हम। एग्जाम्पल पास्चुरेला, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, पास्चुरेला और लैक्टोबैसिलस ऐसे जीवाणु हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें मूवमेंट होता ही नहीं है। बात समझ में आई? अगली बात करते हैं तो अगला हो जाएगा एक कसाभी, ठीक है, एक कसाभी। एक कसाभी यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस मोनोट्राइकस की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसमें किसी एक सिरे पर एक कसाब पाया जाएगा, यानी कि इस प्रकार से एक जीवाणु हो जाएगा, किसी एक सिरे पर इस प्रकार से एक कसाब यानी कि एक फ्लैजेला पाया जाएगा। बात समझ में आया? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में यहां पर आ जाएगा विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी अगर हम बात करते हैं विब्रियो कोलेरी की तो विब्रियो कोलेरी जो होता है वो दुनिया का सबसे छोटा जीवाणु होता है, ठीक है। कैसा होता है? विब्रियो कोलेरी दुनिया का सबसे छोटा जीवाणु होता है जिसकी आकृति कॉमा के आकार की होती है। दूसरा जो एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा थायोबैसिलस। थायोबैसिलस थायोबैसिलस आगे हम बात करते हैं। आगे जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा उभय कसाभी। उभय कसाभी उभय कसाभी की बात करें तो इसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस एम्फीट्राइकस की अगर हम बात करते हैं तो एम्फीट्राइकस में क्या होता है, एक जीवाणु होगा, उसके दोनों सिरे पर क्या हो जाएंगे, एक एक फ्लैजेला पाए जाएंगे, एक एक कसाभिका पाई जाएगी गमन के लिए। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उदाहरण में आ जाएगा एक्वा स्पाइरिलियम सर्पेंस। क्या आ जाएगा? एक्वा स्पाइरिलियम सर्पेंस लिख दूं मैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एक्वा स्पाइरिलियस एक्वा स्पाइरिलियस सर्पेंस एक्वा स्पाइरिलियम सर्पेंस नाम का जीवाणु होता है। इतनी समझ में आई? अगला जो होता है गमन के आधार पर वो होता है गुच्छ कसाभिका। गुच्छ कसाभी गुच्छ कसाभी को क्या करते हैं भैया? गुच्छ कसाभी को हम कहते हैं लोफोट्राइकस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस अब ऐसे जीवाणु जिनके किसी एक या दोनों सिरे पर क्या हो जाए, फ्लैजेला का गुच्छा पाया जाए। फ्लैजेला का क्या हो जाए? गुच्छा पाया जाए, उन्हें हम कहते हैं गुच्छ कसाभी। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा इनका स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं जो आखिरी होता है वो होता है परिकसाभी। परिकसाभी परिकसाभी की बात करते हैं तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस पेरीट्राइकस कैसा होता है भाई? एक जीवाणु होगा और उसके पूरे शरीर के सतह पर, एक जीवाणु ये हो गया, उसके पूरे शरीर के सतह पर क्या हो जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा। इसको हम सीलिया भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जीवाणु होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्लास्ट्रीडियम आ जाता है, क्लास्ट्रीडियम एस्टीरेसिया, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम एस्टीरेसिया
एस्चुरेचिया, क्लॉस्ट्रिडियम एस्चुरेचिया। तो ये रहा गमन के आधार पर जीवाणु, ठीक है। मूवमेंट के बेसिस पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं तो आप देख सकते हैं। अकसाबी यानी कि एट्राइकस जिसमें कसाबिका नहीं पाई जाती है। दूसरा क्या है, एक कसाबी जिसको मोनोट्राइकस करते हैं, किसी एक फ्लैजेला पाई जाती है और एक फ्लैजेला के साथ वो गमन कर लेता है। एग्जांपल क्या है, विब्रियो कोलोनी, थायोबैसिलस। एम्फीट्राइकस जिसमें दोनों सिरों पर एक एक कसाबिका पाई जाती है। एग्जांपल क्या है, एक्वास्पाइरस सर्पेंस। तीसरा क्या है भाई, गुच्छ कसाबी, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जिसके दोनों सिरों पर क्या होते हैं, कसाबिकाओं की गुच्छा पाई जाती है। अगला क्या है, परिकसाबी जिसको पेरिट्राइकस कहते हैं। इस जीवाणु के पूरे शरीर पर क्या होती है, कसाबिका पाई जाती है। एग्जांपल क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम एस्चुरेचिया। बात समझ में आई। चलो आगे हम बात करते हैं आकार के आधार पर जीवाणु, ठीक है। आकार के आधार पर जीवाणु कैसे होते हैं उसको देखते हैं। तो जिस प्रकार से भाई हमारा जो जीवाणु था वो गमन के आधार पर 4 प्रकार था, उसी प्रकार से जो आकार के आधार पर जीवाणुओं को हम बांटेंगे, यानी कि हम बेसिस ऑफ शेप लेंगे, ठीक है। आकार के आधार पर लेंगे, आकार के आधार पर, आकार को अगर हम आधार मानते हैं, स्ट्रक्चर शेप को अगर हम बेस मानते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम शेप की बात कर लेते हैं, जीवाणुओं के आकार की बात कर लेते हैं, कितना बड़ा तक जीवाणु होता है। तो अगर हम बात करते हैं जो जीवाणु की लंबाई होती है, जीवाणु की लंबाई, जीवाणु की जो लंबाई होती है वो होती है 2 से 5 माइक्रोमीटर। जीवाणु कितना होता है भाई, 2 से 5 माइक्रोमीटर तक लंबा होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे कम लंबाई वाला, सबसे कम लंबाई वाला जीवाणु, सबसे कम लंबाई वाला जीवाणु कितना बड़ा होता है भाई, सबसे कम लंबाई वाला जो जीवाणु होता है वो होता है 0.15 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर का, 0.15 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर का। एग्जाम्पल बता दे तो डाइस्टर न्यूमोसिटेंस होता है। क्या होता है एग्जाम्पल, डाइस्टर नहीं जी, डाइलिस्टर है, डाइलिस्टर डाइलेस्टर न्यूमोसिंटिस जो होता है वो क्या होता है 0.15 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। अगर हम बात करते हैं सबसे लंबा जीवाणु, सबसे अधिक लंबाई वाला जीवाणु, सबसे अधिक लंबाई वाला जीवाणु कितना होता है भाई, तो सबसे अधिक लंबाई वाला जो जीवाणु होता है वो होता है 15 माइक्रोमीटर का। कितना होता है, 15 माइक्रोमीटर का होता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं तो बेजिया टोवा जो होता है भाई सबसे लंबा जीवाणु होता है। नहीं भाई, सबसे लंबा नहीं होता, सबसे बड़ा जीवाणु जो होता है वो बेजिया टोवा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा जीवाणु की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो जीवाणु होता है वो होता है बेजिया टोवा। और अगर बेजिया टोवा जो सबसे बड़ा जीवाणु होता है, और सबसे लंबे जीवाणु की बात करते हैं तो सबसे लंबा जीवाणु हो जाता है स्पाइरिलियम पाल्टुनेंस, ठीक है, स्पाइरिलियम पाल्टुनेंस, ठीक है, स्पाइरिलियम पाल्टुनेंस नाम का जो जीवाणु होता है वो क्या होता है भाई, सबसे अधिक लंबाई वाला होता है। बेजिया टोवा जो होता है वो क्या होता है भाई, बेजिया टोवा जो होता है वो सबसे बड़ा जीवाणु होता है। यहाँ पर आकार के आधार पर सबसे बड़ा जीवाणु बेजिया टोवा, सबसे लंबा स्पाइरिलियम पाल्टुनेंस, सबसे छोटा डाइस्टर न्यूमोसिटेंस। इतना समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है कोकस, दूसरा होता है कॉमा, तीसरा होता है बैसिलस, ठीक है। कोकस, कॉमा, बैसिलस, ये 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं आकार के आधार पर। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोकस की बात करते हैं। कोकस कैसा होता है, देखो कोकस में हम बात करते हैं तो कोकस का मतलब क्या होता है,
कोकस। कोकस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कोकस में यहां पर जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। कोकस में जीवाणु क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। इस प्रकार से जीवाणुओं का गोला होता है। इसके अंदर अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, माइक्रोकोकस एगिलिस। माइक्रोकोकस एगिलिस नाम का जीवाणु आता है। माइक्रोकोकस एगिलिस, एगिलिस। माइक्रोकोकस एगिलिस नाम का जो जीवाणु होता है वो अकेले ही पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से अकेले इस प्रकार से वे जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या है भाई, ये है माइक्रोकोकस एगिलिस। ठीक है, ये इस प्रकार से माइक्रोकोकस एगिलिस हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अगर हम डिप्लोकोकस न्यूमोनी की बात करते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो होता है वो दो के ग्रुप में होता है। इस प्रकार से दो जीवाणुओं का ग्रुप होता है, दो डिप्लोकोकस न्यूमोनी आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की बात करते हैं। ठीक है, एक जीवाणु होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, देखो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। देखो स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जीवाणु होते हैं, बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उदाहरण में आ जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक होता है निसेरिया, जिसको हम टेट्रेड के नाम से भी जानते हैं, निसेरिया। ठीक है, निसेरिया, निसेरिया क्या होता है भैया, टेट्रेड भी होता है। यानी कि ये क्या होता है, चार लोगों का आपस में एक बढ़िया सा ग्रुप बनाता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, चार लोगों का आपस में बढ़िया सा ग्रुप बनाता है, जिसको टेट्रेड के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है सर्सिना लुटिया। ठीक है, क्या होता है, सर्सिना लुटिया। सर्सिना लुटिया की बात करते हैं तो भाई सर्सिना लुटिया जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला जो जीवाणु होता है हमारा, अगला जीवाणु क्या हो जाएगा, तो अगला जीवाणु हमारा बैसिलस आता है। ठीक है, क्या आता है, बैसिलस। ये छड़ के जैसे होते हैं, बैसिलस एंथ्रेक्सिस नाम है तो इसका एग्जांपल। ठीक है, बैसिलस। अगर हम बैसिलस की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, छड़ के जैसे होते हैं, छड़ के आकार का होता है, छड़ के आकार का। यानी कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस उदाहरण हो जाएगा इसका। उदाहरण की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा बैसिलस एंथ्रेक्सिस, एंथ्रेक्सिस, बैसिलस एंथ्रेक्सिस उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉमा की, कॉमा की बात करते हैं, ये क्या होता है भाई, जिस प्रकार से हम इंग्लिश में क्या करते हैं या हिंदी में क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, इस प्रकार से हम कॉमा लगाते हैं। तो ये जीवाणु की संरचना क्या होती है, कॉमा के आकार की होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में यहां पर आ जाएगा विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। वो इस प्रकार से कॉमा के आकार के जीवाणु होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कॉमा के आकार के जीवाणु होते हैं। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है आपका सर्पिल। ठीक है, क्या होता है, सर्पिल, सर्पिल कहो या कुंडलित कहो या फिर कहो इसको हम सांप के आकार का, कुंडलित। तो ये क्या होता है भैया, सर्पिला होता है, कुंडली के आकार का होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आ जाता है बेजिया टोवा, बेजिया टोवा। बात समझ में आई? चलो, इतनी अच्छी बात है जो हमने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, ना पसंद आई तो पर भी लाइक करना। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि कितने लोग देखते हैं क्लास को। और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।